औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH202 जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ी जाती है। जो भी IT की फील्ड है कोई भी, उसमें कहीं ना कहीं ये बुक पढ़ी जाएगी और ये हम अच्छे से अच्छे कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं कि आपको ईजी से ईजी जो है ना वो चीज़ें मिलें, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हों। यू अंडरस्टैंड? चलें, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी टिक कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। यू अंडरस्टैंड? इसमें क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले पेपर में आने वाली चीज़ें, अगर इंटरसेक्शन का पूछ लेता है दो सेट्स का, वो हम इसमें पढ़ेंगे और यूनियन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है। सबसे पहले देखें, उसने कहा कि आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। लो जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। जैसे देखो, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो इट मीन कि मैं अगर मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो मिरर के सामने खड़े होने का मतलब ये है कि मैं ही मिरर में नज़र आऊँगा ना। मिरर में कोई और तो नज़र नहीं ना आएगा, मेरा भाई नहीं नज़र आएगा या मेरी सिस्टर नज़र नहीं आएगी, मैं ही आऊँगा नज़र। तो इट मीन कि ये मेरा रिफ्लेक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने क्या करना है, आर भी रिफ्लेक्सिव उसने गिवन दिया हुआ है और एस भी रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है जी, आपने इसका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव ही शो करना है। तो देखो ज़रा, लेट आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, ये गिवन दिया हुआ है उसने। तो बाय डेफिनेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है ना, एक ए एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए को, देन ए जो है ना वो बड़ा सेट है। समझ लगी ना बात की? उसके अंदर से आर और एस आए हुए हैं। तो देखो ज़रा, ए कोमा ए, देखो अगर ए बिलोंग करता है ए को तो इसका रिफ्लेक्स, तो ए का रिफ्लेक्स क्या होगा? ए ही होगा। तो इट मीन के ए कोमा ए बिलोंग टू आर। तो वो देखो ना, वो ए जो है ना, ए एक बड़ा सेट है, आर उसके अंदर से है, एस भी उसके अंदर से है। तो अगर ए बिलोंग करता है ना ए को, ए एलिमेंट बिलोंग करता है अगर सेट ए को, तो इट मीन याद रखिएगा वो आर को भी करता है और वो एस को भी करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, आर और एस जो है वो तो रिलेशन है, उसके अंदर तो ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि ए एलिमेंट बिलोंग करता है ए को, इट मीन के ए को बिलोंग टू आर एंड आल्सो ए कोमा ए बिलोंग टू एस। ठीक है ना, ये देख लें, ए कोमा ए बिलोंग टू आर एंड ए कोमा ए बिलोंग टू एस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों को अगर करता है बिलोंग, ये ऑर्डर पेयर ए कोमा ए, तो देन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका ये आप इंटरसेक्शन भी लोगे तो देन इंटरसेक्शन को भी ये बिलोंग करेगा। दोनों को बिलोंग करता है ना, तकाते दोनों को जो चीज़ें रिप्रेजेंट बिलोंग कर रही होती हैं वो उसके तकाते को या इंटरसेक्शन को भी कर रही होती हैं। तो यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? तो इसका मतलब है जो आपके पास क्या आएगा, सो आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद देखो, उसने कहा हुआ है कि आप सिमेट्रिक देखो कि ये आया कि सिमेट्रिक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आर और एस जो है उसका जो इंटरसेक्शन लिया जाए, अगर आर एंड एस रिफ्लेक्सिव हैं तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। अंडरस्टूड होगा? प्रूव करके देख लिया है, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में होता है ए कोमा बी या बी कोमा ए, ये चीज़ें जो ना बिलोंग होनी चाहिए सिमेट्रिक में। समझ लगी ना बात की? तो देखो ज़रा, लेट आर एंड एस गिवन है, सिमेट्रिक हैं दोनों ही। बाय डेफिनेशन फॉर ऑल ए कोमा बी, दो एलिमेंट आपको चाहिए, 1 2 2 1, यहाँ पे 1 1 2 2, ठीक है ना, जर्नल। तो देखो ज़रा, ए कोमा बी बिलोंग टू ए, देन क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग टू आर को करता है तो उसका ऑर्डर पेयर उसका उलट पुलट भी करेंगे तो वो सिमेट्री की डेफिनेशन है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग टू आर करता है देन बी कोमा ए बी बिलोंग टू आर करेगा। यू अंडरस्टैंड? समझ की बात? इसी तरह अगर हम एस को बिलोंग करवाते हैं तो ए कोमा बी, तो फिर बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा एस को। तो देन हम कह सकते हैं कि ए कोमा बी कोमा ए बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। समझ लगी बात की? क्लियर कर लीजिएगा, ध्यान से करिएगा। सो आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। हंसी इसलिए यही है क्योंकि बच्चों की तरह काम करवाना पड़ता है, तो ध्यान से करिएगा जी। स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास अब प्रॉपर्टी आएगी ट्रांजिटिव की, तो उसके लिए आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1, सिमेट्री के लिए 2, ट्रांजिटिव के लिए 3, ठीक है, याद रखिएगा।
ABC belong to A for all, so A comma B, ये वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग टू R इंटरसेक्शन S, ये वाला ऑर्डर पेयर, ये वाला आल्सो बिलोंग टू R इंटरसेक्शन S, देन ये वाला A से C बिलोंग टू आल्सो इंटरसेक्शन S, तो देन हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। जैसे होता है ना 1 2 3, तो देखो ज़रा 1 2, ठीक है, 2 3, उसके बाद 1 और 3, ये बारियां पूरी करनी है आपने। ओके, करिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो इंटरसेक्शन होता है, तकाते होता है, वो आपके पास क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, याद रखिएगा। छोटी सी एग्जांपल है, उसके एलिमेंट हैं आपके पास हैं जी 1 2 3 4, तो R की वैल्यू दी गई है और S की वैल्यू दी गई है, और ये दोनों सेट जो है ना, मतलब कि जो ऑर्डर पेयर रिलेशन दिए गए हैं वो आपके पास ट्रांजिटिव हैं। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो दोनों ट्रांजिटिव हैं, तो आपने क्या करना है, इनका यूनियन भी ट्रांजिटिव चेक करना है, इनका यूनियन भी ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखो दोनों का पहले यूनियन लेना आपने, तो दोनों का जब यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपने तरतीब के साथ नंबर लिखने हैं। सबसे पहले ऑर्डर पेयर पे जो के पास होता है ना अब सीसा, दूसरा जो ये पहला अब सीसा होता है और दूसरा ऑर्डिनेट होता है, याद रखिएगा। तो अब सीसा 1 1, अब 1 1 वाले ख़त्म हो गए, 2 2, वो तरतीब के साथ सारे लिखने हैं R और S के, फिर 3, फिर 4, फिर 4 वाले, ठीक है ना, समझ आगे बात की, क्लियर है। अब आपने इसके अंदर वो नंबर देखने हैं जो शफल हो रहे हैं, शफलिंग हो रहे हैं। जैसे देखो आपके पास 1 2 है, 2 1 है, उसके बाद 2 4 है और 4 2 है, समझ लगी बात की। इनमें से एक आप जो है ना वो मतलब उठा लो टाइप का, एक और ये 2, ये मैं उठा लेता हूँ। वी नो डैट, मैंने क्या किया, 1 2 2 1 बिलोंग हो रहे हैं जी R यूनियन S को, बट 1 बिलोंग नहीं करता R यूनियन S को, तो देन हम कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसकी मिसाल लेता हूँ, कैसे, देखो ज़रा यहाँ पे आ जाओ, ABC, ये भी ट्रांजिटिव था ना ABC, तो अब देखो यहाँ पे समझ लो आपके पास क्या है, देखो ध्यान से करिएगा, A कॉमा B बिलोंग टू R इंटरसेक्शन S, ठीक है ना, A की जगह पे आ गया आपका 1, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, आपके पास जो ऑर्डर पेयर हैं, क्या है ऑर्डर पेयर, ये पहला नंबर और इसका ये लास्ट नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका उसके हिसाब से 1, और लास्ट पे दूसरे ऑर्डर पेयर के लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 1, तो देखो 1 1 बन गया, और ये AC बिलोंग टू R इंटरसेक्शन S हो गया, समझ लगी ना बात की। तो ये ट्रांजिटिव था, समझ लगी। और यूनियन में भी सेम ऐसे ही होता है, यूनियन में भी सेम ऐसे ही होता है जैसे इंटरसेक्शन में हुआ है। तो देखो वो हमारे पास तो 1 1 होना चाहिए था, जैसे AC है, तो ये तो नहीं हुआ, तो देन हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। जीडियो स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास मैं अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो हर एक एलिमेंट अपने ही साथ रिलेट होता है इटसेल्फ। तो सेम ऑर्डर पेयर जो होता है आपके पास A बिलोंग टू R, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। अगर A डज नॉट बिलोंग टू R रिलेशन करे तो ये होता है इररिफ्लेक्सिव, याद रखिएगा, उलट, ठीक है ना इसका। अब देखो ज़रा, सबसे पहले हम देखते हैं जी, रिमार्क है आपके पास R इज़ नॉट इररिफ्लेक्सिव, तो देन आप क्या कह सकते हो, A बिलोंग टू R, क्योंकि फिर रिफ्लेक्सिव होगा अगर इररिफ्लेक्सिव है, ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जाम्पल है, लेट A की वैल्यू दी गई है आपके पास 1 2 3 4 इज डिफाइंड ऑन R1 R2 R3 के ऊपर। R1 2 3 के बारे में आपने बताना है कि ये क्या क्या अपने पास में ये चीज़ें रखती है, कौन सी प्रॉपर्टीज इनके ऊपर होल्ड होती हैं, ठीक है ना। देखो ज़रा, R1 इज़ इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट इसके अंदर नहीं पाया गया जो इट सेल्फ रिलेट होता है, अपने साथ ही रिलेट होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 4, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो R1 इज इररिफ्लेक्सिव बिकॉज नो एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। R2 इज नॉट इररिफ्लेक्सिव, देखो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी रिलेट हो गया अपने साथ ही, 1 1 2 2 3 3 4 4, यू अंडरस्टैंड। अब R3 इज इररिफ्लेक्सिव, इसमें भी देखो ज़रा, देख लो,
3 इररिफ्लेक्सिव सिर्फ 3,3 की वजह से हो गया। एक भी ऑर्डर पेयर अगर आपका रिलेट होता है अपने साथ ही तो देन ये आपके पास क्या होता है, आपके पास रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है ना। तो देन R3 इज नॉट इररिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब एक छोटा सा नोट है, नोट ये कि मे बी नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। एक कोई भी आपके पास रिलेशन है, मे भी हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी ना हो और रिफ्लेक्सिव भी ना हो, रिफ्लेक्सिव भी ना हो और इररिफ्लेक्सिव भी ना हो, याद रखिएगा। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डायरेक्टेड ग्राफ और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बड़े अच्छे से समझाया है। वो आपने खुद करना है इररिफ्लेक्सिव के लिए, डायरेक्टेड ग्राफ और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, ध्यान से करिएगा। अब अगर हम आगे बात करें तो आपके पास छोटी सी एग्जांपल है। एग्जाम्पल में लिखा गया है कि लेट ए की वैल्यू दी गई है, सेट की, एक सेट है 1 2 3 और उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है 1 3 2 1 2 3 3 2, ठीक है ना। तो बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, 1 2 3, ये मैंने पीछे आपको कंसेप्ट करवाया हुआ है। 1 2 3 आपने सेट ऊपर लिख देना है, इसी तरह आपने नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, 1 को 1 के साथ मिलाओ और रिलेशन के अंदर ढूंढो, नहीं लिखा हुआ तो 0 आ गया यहाँ पे। ओके, उसी तरह ही 1 2 नहीं लिखा हुआ 0 आ गया, 1 3 ये लिखा हुआ यहाँ पे 1 आ गया। ओके, जो ऑर्डर पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा उसका आपने 1 लगाना है, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका आपने 0 लगाना है, सिंपल है, ठीक है ना। इसी तरह आपने रिप्रेजेंटेशन इसकी करवा देनी है। अब देखो ज़रा 3 3 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 3 और 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो 3 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 2 देख लो 3 2, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, तो पेपर में आने वाली चीज़ जो है वो अच्छे से कर लो कि इररिफ्लेक्सिव के जो मेन डायगोनल होता है ना, ये वाला, ये मेन डायगोनल ऑलवेज इसके एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, ये पेपर में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि इररिफ्लेक्सिव का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर जो मेन डायगोनल होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो एक एक्सरसाइज है आपके पास, उसके अंदर एक छोटी सी एग्जांपल है, वो देखिएगा कि एक रिलेशन आ रहा है जो कि डिफाइन किया गया इंटीजर के ऊपर, जी के ऊपर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ये उसने गिवन दिया है, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर जो बिलोंग करता है आर को दिस इम्प्लाइज एट ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज एट ए ग्रेटर दैन बी। अब देखो इसमें आपने करना क्या है, आर को आपने इररिफ्लेक्सिव शो करना है। क्या शो करना है, इररिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गिवन रिलेशन फॉर ऑल, इररिफ्लेक्सिव के लिए क्या आपके पास डेफिनेशन होती थी, ऐसे देखें, ए बिलोंग टू ए, लेकिन यहाँ पे आपको ए सेट की जगह भी जी दिया गया है, तो आपने जी को बिलोंग करवा देना है। और इसी का इमेज ए डज नॉट बिलोंग टू आर, इररिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी तो उसके साथ दी गई है ना, ए ग्रेटर देन बी, तो देन नीचे आओ ज़रा, सबके ऊपर ये अप्लाई करो ज़रा। देखो फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सिंस ए ग्रेटर देन ए, जैसे देखो ज़रा यहाँ पे ए बी लिखा हुआ था तो ये आ गया। अब यहाँ पे ए है, ए तो ये तो ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ठीक है ना। सेम ऑर्डर पेयर जब बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन को तो देन वो जो रिलेशन होगा वो इररिफ्लेक्सिव होगा। अगर सेम ऑर्डर पेयर ए या 1,1 या 2,2 बिलोंग करें आर को तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये तो फुलफिल नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जब डिफरेंट होंगे ऐसे फिर ये फुलफिल होगी, सेम के लिए नहीं होगी। तो ठीक है, सेम बिलोंग भी नहीं करेगा आर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिलेशन है वो इररिफ्लेक्सिव है। कौन सा है, इररिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो सो हम कह सकते हैं हैंस आर इज़ इररिफ्लेक्सिव। यू अंडरस्टैंड जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी और ये जो सेगमेंट है इसमें एक मार्क, एक नंबर आपका पक्का पेपर में आना है, ये याद रखना, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक का हमने पीछे पढ़ा हुआ है लेकिन हम रिलेशन एंड पे पढ़ लेंगे जाके इसका। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड देन देखो ज़रा बी ए आल्सो बिलोंग टू आर, देन दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ए बराबर बी होगा, तो देन हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन हमारे पास वो एंटी सिमेट्रिक है। कब, जब दो ऑर्डर पेयर ए बी और बी ए बिलोंग करें आर को, लेकिन ए और बी दोनों
सेम हो, ठीक है ना, दोनों इक्वल हो, सेम हो, जैसे देखें 2,2 3,3, ठीक है ना, इस तरह। ओके हो गया ना। अब देखो रिमार्क्स हैं, अच्छे से पढ़िएगा करिएगा, ठीक है, ध्यान से पेपर में आते हैं ये। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, देन ए नॉट इक्वल टू बी, देन आर इज़ नॉट एंटीसिमेट्रिक। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इससे हम कहेंगे ये नॉट एंटीसिमेट्रिक। समझ लगी बात की, याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये फिर नॉट एंटीसिमेट्रिक है तो ये इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो सकता है। आगे देखो ज़रा, दूसरा रिमार्क क्या है कि अगर आपके पास एक रिलेशन सिमेट्रिक है दूसरा एंटी सिमेट्रिक है तो दोनों ये आपस में कभी भी उलट नहीं होते, तो आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। एक नंबर पक्का यहाँ से ये वाला, ये एक नंबर पक्का मस्ट, ठीक है, मस्ट याद रखिएगा ये वाला कि कभी भी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है ना आपस में उलट नहीं होता, नेगेटिव ऑफ ईच अदर नहीं होता, याद रखिएगा, पेपर में आएगा ये। जी डी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास छोटी सी एग्जांपल है, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर आपके पास रिलेशंस दिए गए हैं गिवन। तो देखें ज़रा, सबसे पहले आपके पास एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डिफाइन किया गया है R1 के ऊपर, R2 के ऊपर, R3 के ऊपर, R4 के ऊपर, ठीक है ना। R1 की पहले बात करते हैं, तो देखो 1 1 2 2 3 3 इज़ आर रिफ्लेक्सिव, सेम ऑर्डर पेयर आ रहा है ना, रिफ्लेक्सिव है। और हर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी होता है, हर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है। और याद रखना, हर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है और हर रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक भी होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी पेपर में आ सकती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो R1 इज सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक क्यों है, देख लो ज़रा कि हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हर रिफ्लेक्सिव जो है ना हमें वो सिमेट्रिक देगा। तो देखो ज़रा 1 2 3 इसके अंदर नंबर हैं 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ज़रा, सबसे पहले 1 को 1 के साथ मिला दिया, ठीक है, फिर 1 को 1 के साथ और 2 को 2 के साथ और फिर 3 को 3 के साथ। तो याद रखिएगा सिमेट्रिक के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आपने करके देख लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी कैसे होता है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। और उसके बाद आगे एंटी सिमेट्रिक कैसे है, 1 = 1 2 = 2 3 = 3, तो A = B, समझ लगी ना बात की। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, पहला और दूसरा सेम होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव में होता है। ये नोट मैंने अपने पास से लिखा हुआ है, याद रखिएगा। रिलेशन 2 है 1 2 1 2 को आप फॉलो कर लो, 1 2 को पकड़ लो एंटी सिमेट्रिक के लिए। R2 इज़ एंटी सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्यों है, बिकॉज 1 2 बिलोंग टू R2। देखो ये तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हो गया ना, देखो एंटी सिमेट्रिक के लिए हमारे पास 1 2 हमने उठा लिया यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो 1 2 उठाया, 2 1 अगर होता, 2 1 होता तो आपके पास जो सिस्टम था वो क्या हो जाना था, वो आपके पास बचे हो जाना था सिमेट्रिक। समझ लगी ना बात की, A B या B A अगर आपका बिलोंग करता है किसको, आपके रिलेशन को, तो वो सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब 1 2 है, 2 1 नहीं आगे लिखा होगा तो ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। जी डी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आप देखें ज़रा R3 जो है वो उसके अंदर आप देखें 1 3 और 3 1 भी लिखा हुआ है, 1 3 और 3 1। तो ये तो देखो आपने पहले एंटी सिमेट्रिक देखना है, दोनों में से कौन सा मर्जी देख सकते हो आप, पहले एंटी सिमेट्रिक देखना है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ज़रा, सबसे पहले आप देखो R3 इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक बिकॉज सिंस 1 3 और 3 1 का जो ऑर्डर पेयर है ना वो बिलोंग तो करता है R3 को, लेकिन वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। एंड बट R3 इज सिमेट्रिक, क्यों, अब इससे आगे चले जाना, ये छोड़ देना। अब आगे चलो ज़रा, ये देखो ज़रा 2 4 और 4 2, तो ये सिमेट्रिक हो गया। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। ये लो आगे चलो, R4 की अगर हम बात करें तो R4 जो है वो R4 इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक बिकॉज 1 3 एंड 3 1 बिलोंग टू R4, ठीक है ना। अब देखो 1 3 और 3 1 बिलोंग तो करते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी। ओके हो गया, ये भी क्लियर हो गया। एंड R4 इज आल्सो नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 4 बिलोंग टू R4 बट 4 2 जो है ना वो बिलोंग नहीं करता R4 में, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक भी नहीं है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की।
तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ माइंड में रखेंगे ना आप, थोड़ा सा मतलब आप को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, तो आप कहीं भी किसी भी रिलेशन को पहचान सकते हो ये रिलेशन कौन सा है। अंडरस्टैंड जी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो देखें ज़रा, आपके पास है डायरेक्टेड ग्राफ और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, वो आप खुद कीजिएगा, वो आपने सेल्फ करना है, ठीक है। ध्यान से करिएगा, क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट जो आपको बड़े अच्छे से करवाया हुआ, वो आप ध्यान से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करें ना, तो याद रखिएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, ये लॉन्ग में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट में पूछ सकता है। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कौन सा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, याद रखिएगा। दूसरा नाम इसका पोस्ट सेट है, पोस्ट सेट ऑर्डर रिलेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पोस्ट सेट, ठीक है। समझ लगी ना बात की, ध्यान से करिएगा जी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास कुछ सिंबल्स हैं। सिंबल्स जो है ना वो आपकी MTH202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में पूछ लेता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते होते, इसकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनती होती है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो। लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आपने देखना जी लेस देन इक्वल टू का जो साइन है वो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है या पोस्ट सेट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखने वाली चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। उसके बाद कैसे है ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग में नहीं ये पूछता, ठीक है ना। ये याद रखना, माइंड में ये प्रेशर ना डाले रखना कि ये पता नहीं कैसे है, ठीक है ना, ये याद रखना बस। उसके बाद है सबसेट, ये भी पार्शियल ऑर्डर या पोस्ट सेट होता है। उसके बाद डिवीजन है, तो ये भी आपके पास पार्शियल ऑर्डर या पोस्ट सेट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर z एज फॉलोज फॉर ऑल a b बिलोंग टू z a रिलेटेड टू b if b is equal to a की पावर r for some positive integer r so that r is a partial order या post set on z। you understand ना, ये हम करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो पार्शियल ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है, ठीक है। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव, लेट a बिलोंग टू z एक आपके पास सेट है जो उसने गिवन दिया। देन अब देखो उसने ये आपको कंडीशन दी है कि a इज़ इक्वल टू b की पावर r है, जो भी मतलब एक ऐसा नंबर है जो दूसरे के इक्वल तब होता है जब उसकी पावर उसके इक्वल होती है, ठीक है ना। आप देखो ज़रा, a इज़ इक्वल टू a की पावर r 4, r इज़ इक्वल टू अगर 1 पुट करें तो देन a इज़ इक्वल टू a हो गया। अब देखो हम कह सकते हैं a रिलेटेड टू a, अब देखें ना, a इज़ इक्वल टू b अगर होता है आपके पास तो r है उसकी पावर, तो वो a रिलेटेड टू b था कंडीशन, तो यहाँ पे a इक्वल टू a रिलेटेड क्या बनेगा इसका, डिसिम्प्लाइज डैट a रिलेटेड टू a। हम कह सकते हैं ये ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखा जा सकता है। ये कब लिखा जा सकता है, जब ये रिफ्लेक्सिव होता है। समझ लगी ना बात की, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, a रिलेटेड टू a का मतलब a, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव होता है। अब उसके बाद है दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो ज़रा, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट पे आपकी ट्रांजिटिव है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, देखो ज़रा, लेट a b बिलोंग टू z एंड सपोज डैट a रिलेटेड टू b। अगर आप a और b बिलोंग करा रहे z को तो a रिलेटेड टू b होना चाहिए, सच डैट b इज इक्वल टू a की पावर r एंड a इज इक्वल टू b की पावर s, वेयर r एंड s इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए आपके पास r और s पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और याद रखिएगा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर होता है, वो 1 होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो नाउ a इज इक्वल टू b की पावर s है, ये मैंने ली है, ये वाली a इज इक्वल टू b की पावर s, और मैं ये बना दूंगा, ठीक है ना। ये बनाने के बाद दोनों को a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्या होगा, ये एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, याद रखिएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले करना गया a इज इक्वल टू b की पावर s ली और b की वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू कितनी है, a की पावर r है, यहाँ पे लगा दी, और ये rs हो गया। मैंने पुट किया rs इज इक्वल टू 1 पुट किया। ये कब 1 होगा, जब r भी 1 होगा और s भी 1 होगा। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया ऊपर ही, ठीक है ना, यहाँ पे ये देखो r इज इक्वल टू 1, तो s भी इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया,
ठीक है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, इस वजह से मैं कर रहा हूँ ये पुट, ठीक है ना, ये याद रखना। सो ए इज इक्वल टू बी की पावर एस है, तो एस की जगह पे 1 लगाओगे, ए इज इक्वल टू बी आ गया। एंड इसी तरह बी इज इक्वल टू ए की पावर आर है, तो आर की जगह पे 1 लगाओ, क्या आएगा, बी इज इक्वल टू ए। सो आर इज एंटी सिमेट्रिक। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए की बात है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो क्या कह सकते हैं हम, ये एंटी सिमेट्रिक है। और आर और एस इज इक्वल टू 1 पुट करना है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 1 पुट करनी है, क्योंकि सबसे छोटा इंटीजर जो होता है वो 1 होता है। यू अंडरस्टैंड, इंटीजर वो होता है जो बड़े में नहीं लिखा जा सकता, तो वो 1 नहीं होता है ना जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लास्ट वाली रहेगी है, ठीक है, वो देख लेते हैं ज़रा। उसके लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ए बी सी बिलोंग टू जी एंड सपोज डैट, देखो ज़रा, बी रिलेटेड टू ए या ए रिलेटेड टू बी, ठीक है ना। तो इस तरह आपने डिफाइन आउट किया हुआ है, उसने गिवन दिया हुआ है, बी ए रिलेटेड टू बी है ना, तो बी को आपने पहले लिखना है, और इक्वल टू ए जो है ना वो उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है ना, ए की पावर आर आ जाएगी, ठीक है। एंड इसी तरह ही सी इज इक्वल टू बी की पावर एस आ जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है, आपने देखो ए बी सी, और आपने ए को सी के साथ मिलाना है, आपने ये चीज़ आपने निकालनी है, समझ लगी ना बात की, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देखो ज़रा, बी इज इक्वल टू ए की पावर आर है और सी इज इक्वल टू बी की पावर एस है। तो करना क्या है, सबसे पहले सी इज इक्वल टू बी की पावर एस को ले लो, और बी की जगह भी इसकी वैल्यू लगा दो, ए की पावर आर, तो सी इज इक्वल टू ए की पावर आर एस आ जाएगी, आर एस आ गई। टी भी एक देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ टू एनी इंटीजर्स इज इक्वल टू आल्सो मतलब इंटीजर, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो टी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी। तो मैंने क्या किया जी, आर और एस की जगह पे ये लगा दी, तो नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया वेयर टी इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कह सकते हैं, देखो सी इज इक्वल टू ए की पावर टी आ गई, हम कह सकते हैं कि हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ए रिलेटेड टू सी, तो सो आर इज़ ट्रांजिटिव। यू अंडरस्टैंड, दो में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा, और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने क्लास फेलोज़ और आपके जो कलीग हैं जो दूसरे कैंपस में पढ़ते हैं या किसी दूसरी सिटी में पढ़ते हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे लिंक को व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिएगा, और स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने सर को, अल्लाह हाफिज़।